जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। तीन बहुत अहम मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है। एक तो ये है कि इसहाक डार की वापसी, और इसहाक डार अभी पहुँचे नहीं हैं। इसहाक डार ने एक तरह से डॉलर पर हमला कर दिया, यानी डार ने डॉलर पर हमला कर दिया है, और उनकी आमद की खबर सुन के ही स्टॉक मार्केट में ही बेहतरी आई है और डॉलर की कीमत 1-2 रुपये नहीं 6 रुपये कम हो गई। ये सिर्फ परसेप्शन की बिना पर इतनी बड़ी चेंज आई है, और जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो समझती है कि ये चेंज बहुत बड़ी है, बहुत मुफीद है। आगे डार साहब को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, किन मामलात पर मज़ीद बात होगी, क्या उनको प्रॉब्लम्स जो गुज़िश्ता दौर में हो गए हैं वो अब फेस करने पड़ेंगे, पाकिस्तान माशी तौर पर कितना बदल चुका है, इस हवाले से इस वीलॉग में गुफ्तगू होगी। दूसरी जो अहम बात है जो इस वीलॉग में हमने करनी है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब अभी यूनाइटेड नेशन के दौरे पे गए, उनके साथ वज़रा भी गए और बाकी सारे लोग भी गए। उनके ऊपर उनके कितने अखराजात हुए और क्या लल्ले तलल्ले रहे, क्या ये अशियाँ होती रही, इसका हिसाब आपको बताएंगे। और माजी में जिस तरह और अभी भी इन लोगों के ऊपर जिस तरह कैंपेन चलती थी कि ये लूट के ले गए और पाकिस्तान का ख़जाना अपनी अशियों पे सर्फ कर दिया, असल सूरत हाल क्या है, इसमें से कुछ मालूमात कशीद की गई हैं। उमर चीमा और आज़ाद सैयद का एक बहुत अच्छा वीलॉग होता है टॉक शॉक के नाम से, अगर आपको मौका मिले तो वो ज़रूर सुनिएगा और उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। उसमें से भी कुछ मालूमात एक्सट्रैक्ट की गई हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। तीसरा इशू इमरान खान की साहबजादी के हवाले से, जो टेरियान वाइट हैं उनके हवाले से इस्लामाबाद में एक साहब साजिद साहब ने एक मुकदमा दर्ज करा दिया है, उसकी कोई समाअत होनी है और फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उन्हें सादिक और अमीन वो सादिक और अमीन नहीं रहेंगे। क्या किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या लीडर ज़ाती ज़िंदगी की बात से मुबर्रा होते हैं? क्या जो उनकी गलतियां हैं उनको पर्दापोशी करनी चाहिए? तो फिर ये असूल दो तरफा होना चाहिए। ये असल मामला क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कैलिफोर्निया अदालत का फ़ैसला क्या है, ये सारी चीज़ें आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। तीन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि बात इस तरह की जाए कि वो आप लोगों को समझ आ जाए और सहूलत के साथ आसान अल्फाज में बात की जाए, कोई सेंसेशनलिज्म उसमें क्रिएट ना किया जाए। सबसे पहले इसहाक डार साहब की वापसी के हवाले से बात करते हैं। इसहाक डार साहब की वापसी बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है। इसका एक पहलू माशी है, एक पहलू सियासी है। माशी पहलू पर बाद में बात करते हैं, सियासी पहलू पर पहले बात कर लेते हैं। इसहाक डार साहब के ऊपर गुज़िश्ता 5 साल के अंदर कौन सा बहतान है जो नहीं लगाया गया कि अपने रिटर्न्स नहीं जमा कराए, इनकी जायदादें कुर्की करवाने की कोशिश की, इनके ऊपर कहा गया कि इनके रेड वारंट जमा कराए जा रहे हैं और इनके साथ इनको आके पता नहीं क्या किया जाएगा, ये मुल्क से भाग गए हैं, भगोड़े हैं। लेकिन उनमें से कोई इल्ज़ाम भी आज तक साबित नहीं हो सका। इसहाक डार साहब जो हैं उनकी किस्मत ऐसी है, वो जब लंदन गए थे तो भी वज़ीर आज़म के तैयारे पे गए थे और जब वापस आ रहे हैं तो भी वज़ीर आज़म के तैयारे पर आ रहे हैं। इसहाक डार साहब की वापसी का मतलब सिर्फ इसहाक डार की वापसी का मतलब नहीं है। इसहाक डार साहब आकर जब वज़ारत ख़ज़ाना का चार्ज लेंगे, देखा ये जाएगा क्या उन्हें काम करने दिया जा रहा है या उनकी रास्ते में रखने खड़े किए जा रहे हैं, रुकावटें डाली जा रही हैं। और अगर ऐसे कोई मामलात ना हुए और उनको इज़्ज़त और एहतराम दी गई जो वो डिज़र्व करते हैं, तो फिर उसके बाद आप देखिएगा कि ये नवाज़ शरीफ की वापसी की तरफ पहला कदम होगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक नवाज़ शरीफ की वापसी जो है वो नवंबर के दिसंबर में ही कहीं होगी। लेकिन इसहाक डार साहब की वापसी के साथ ये प्रोसेस स्पीड अप होने का इम्कान है और वो जो एक रऊनत सी और एक जबर सा हमारे निज़ाम के ऊपर कायम था, उसके बादल मुझे यूँ लगता है कि इसहाक डार की वापसी के साथ छट जाएंगे और
मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान स्टेबल हो जाएगा सियासी तौर पर भी। अच्छा, अब ज़रा इस बात का माशी पहलू देख लेते हैं। माशी पहलू में बात यह है भाई कि मिफ्ता इस्माइल ने बहुत अच्छा काम किया। उनको सिर्फ एक साइड पे कर देना या उनको ताने तशनी का निशाना बनाना कोई दुरुस्त बात नहीं है। उन्होंने जो किया वो IMF की रिक्वायरमेंट के मुताबिक किया। ये दुरुस्त है कि उस IMF का माहिदा तो कर लिया, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया, पाकिस्तान श्रीलंका बनने से बच गया, लेकिन आम आदमी के लिए बेइंतहा महंगाई हो गई है। डॉलर का रेट आसमान से बात कर रहा है और फिर उसके बाद पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। बिजली के बिल जो हैं यहाँ पर लोगों के लिए सुहाने रूह बने हुए हैं और लोगों की चीखें निकल जाती हैं वाकई बिजली का बिल देख के। तो ये सूरत हाल इंतहाई तकलीफ़देह है। फिर जो IMF के साथ माहिदा हुआ उसमें अब बहुत चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रहीं। मिफ्ता इस्माइल को बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने सब कुछ अपनी ज़ात पे लिया। हमें यूँ लग रहा है कि मिफ्ता इस्माइल सब कुछ कर रहा है और सारी महंगाई उसने नहीं की, उसने की हुई है और वो एक गलत आदमी है। ऐसी बात नहीं है। मिफ्ता इस्माइल ने जो कुछ किया वो IMF के माहिदे के मुताबिक किया। मिफ्ता इस्माइल ने जो कुछ भी किया वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मर्ज़ी से किया और लेकिन सारा ब्लेम मिफ्ता इस्माइल पर पड़ा और उन्होंने एक तरह से अपनी सियासत की पार्टी की सियासत की कुर्बानी तो पता नहीं दी कि नहीं दी, लेकिन अपनी सियासत की ज़रूर कुर्बानी दी। एक स्टेज ये भी आ गई थी कि मिफ्ता इस्माइल टेलीविज़न पर आते थे तो लोग कहते थे कि लो जी अब पेट्रोल की कीमत बढ़ने लग गई है। तो वो सारा इल्ज़ाम जो इस महंगाई का था वो सिर्फ मिफ्ता का कसूर नहीं था, उसके अंदर IMF का माहिदा, ये हुकूमत, ये काबीना पूरी तरह शामिल थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल क्रेडिट के इसलिए मुस्तहिक हैं कि उन्होंने सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर लिया। बल्कि मरीम नवाज साहिबा ने भी एक दो दफ़ा बड़ी सख्त ट्वीट्स की कि ये जो महंगाई हो रही है या बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं या जो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही हैं इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैं और नवाज शरीफ इससे एग्री नहीं करते। बल्कि नवाज शरीफ एक मीटिंग में उठकर भी चले गए। जाहिर है मिफ्ता पार्टी में जूनियर आदमी है, उनके लिए इस तरह के बातें बहुत बड़ा धचका थी, जलजला थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने साबित कदमी के साथ IMF का वो जो माहिदा है वो उसी तरह रिवाइज़ किया जिस शक्ल में इमरान खान को ने उसको तश्कील दिया था। 4-6 महीने इमरान खान की वजह से, क्योंकि इन्होंने वो माहिदा तोड़ दिया था जब तहरीक अदम एतमाद आने वाली थी। इन्होंने माहिदे के बावजूद पेट्रोल की कीमतें कम कर दी, 10 रुपये कम तो की, लेकिन वो मईशत के लिए बहुत बड़ा झटका था। तो मिफ्ता इस्माइल ने इंतहाई सआदतमंदी के साथ अपना इस्तीफ़ा नवाज शरीफ साहब को पेश किया और उन्होंने कहा कि ये इस्तीफ़ा, ये वजारत आपकी अमानत थी। मुझे यूँ लगता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब को एकदम बेदखल नहीं कर दिया जाएगा। उनका कोई ना कोई रोल मईशत के हवाले से रहेगा, या वो किसी स्टेट बैंक के गवर्नर बन जाएंगे और लेकिन वो मुश्किल है इसलिए कि वो जमील अहमद साहब को खुद ही लगा चुके हुए हैं और उनके लिए अब और उनकी तारीफ़ भी कर चुके हैं, तो अब उनके लिए वो मुश्किल हो जाएगा। तो वो अब कुछ मुशीर के तौर पर सामने आ सकते हैं, लेकिन बड़ी ज़्यादती होगी अगर मिफ्ता इस्माइल को बिल्कुल ही वजारत ख़जाना से बेदखल कर दिया जाए। कोई ना कोई इम्पोर्टेंट रोल उन्हें मिलना चाहिए। मैं हमेशा ये बात करता रहा हूँ कि मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार में फ़र्क स्टैचर का है। मिफ्ता इस्माइल के वज़ीर ख़जाना बनने से डॉलर की कीमत में कमी नहीं आई थी, स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं गई थी। इसहाक डार के आने की खबर से ही डॉलर में 6 रुपये की कीमत में कमी आई है और स्टॉक मार्केट बेहतर हो गई। ये परसेप्शन की बात है। इसहाक डार साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, ज़ाती तौर पे उनके IMF में, वर्ल्ड बैंक में ताल्लुकात भी हैं, सियासी मंजरनामे पे भी वो अहम आदमी हैं और PMLN की पार्टी सियासत जो है, चूँकि वो ख़ानदान के आदमी हैं, उसके अंदर भी उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। सख्त गीर आदमी है, इंतहाई सख्त गिर आदमी हैं। जब वो मईशत के फ़ैसले करते हैं तो फिर उसमें वो किसी की नहीं सुनते। उनके ऊपर दरून खाना जो इल्ज़ाम था वो ये था
कि उन्होंने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में कुछ डिफेंस बजट के मामला जब उनके सामने पेश हुए तो उन्होंने उनको मज़ीद रकम देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से सारे मामलात हुए। और फिर आपको पता है पाकिस्तान में कैंपेनिंग किस तरह होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी और सोशल मीडिया भी किस तरह शुरू होता है और चोर डाकू गद्दार साबित करके ही उठता है। तो अब इसहाक डार साहब आगे हैं जो सबसे बड़े चैलेंजेस इनके सामने हैं। महंगाई का अफरीत लोगों को चाट रहा है, लोग फौरी फलाह चाहते हैं। लोग अब ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि 15 दिन के बाद ये हो जाएगा, 20 दिन के बाद ये हो जाएगा या 3 महीने के बाद हम ये कर देंगे। लोगों को अगले बिजली के बिल कम चाहिए, लोगों को पेट्रोल की कीमत कम अभी चाहिए। तो लोगों की जो बर्दाश्त की कुव्वत थी वो ख़त्म हो चुकी है, इसलिए कि 4 साल इमरान खान महंगाई करते रहे कि अब हमें मईशत की समझ आ गई है, अब हमें मईशत की समझ आ गई है। अगला साल खुशखबरियों का साल है, वो ना खुशखबरियों का साल आया ना कुछ किया। खान साहब ने IMF से पैसे लेते रहे और जो वो कहते रहे मानते गए, उसका बोझ कौम पर डालते रहे। फिर मिफ्ता इस्माइल आए तो लोगों ने सोचा कि अब हालात बेहतर हो जाएंगे। कोई नहीं हालात बेहतर हुए, आम आदमी की बात कर रहा हूँ। मुल्क अलबत्ता बच गया, लेकिन आम आदमी के ऊपर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब इसहाक डार से तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं। फिर इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि स्टेट बैंक के थ्रू आप इकॉनमी को रेगुलेट करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। अब स्टेट बैंक आपके कंट्रोल में नहीं है, वो एक माहदे के तहत IMF के साथ स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडी बन गया है और वो जो है किसी को भी जवाब दे नहीं है, न वज़ीर आज़म को, न वज़ीर आला को, न सदर पाकिस्तान को, न आर्मी चीफ को। वो किसी पर भी सवाल कर सकता है, वो अपनी तनख्वाहें जितनी मर्ज़ी बढ़ा सकता है, वो अपनी मुद्दत मुलाजमत जितनी मर्ज़ी बढ़ा सकता है, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये इकॉनमी की सूरत हाल में इसहाक डार साहब जब आएंगे तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होगी जो माजी में उन्होंने देखी है। लेकिन उनसे तवक्को ये करनी चाहिए कि वो उन चैलेंजेस को कबूल करेंगे। मेरी 1-2 दफ़ा बात हुई तो मुझे एग्जैक्टली उन्होंने उन स्टेप्स का नहीं बताया कि क्या क्या वो चेंजेस ला सकते हैं, जादू की कौन सी छड़ी है, लेकिन उनके लहजे में ये तयक्कुन ज़रूर था कि वो कुछ चेंजेस कर सकते हैं इस इकॉनमी में जिससे आम आदमी को फलाह मिलेगी। और शदीद मेहनती आदमी, ये मतलब वो भी एक तरह के शहबाज शरीफ हैं, सुबह फजर के बाद से उठकर काम करना शुरू करते हैं और वजारत ख़जाना की अफसरान की बड़ी दौड़ें लगती हैं। और वो जो जैसे शाहिद खान अब्बासी थे कि वो शाम 5 बजे तक सारी फाइलें ख़त्म करके जाते थे। खान साहब की तरह नहीं थे कि जो 12 या 1 बजे उठते थे, 2-3 घंटे वज़ीर आज़म हाउस में गुजारे, हेलीकॉप्टर पे आए, फिर उसके बाद उनका पार्टी टाइम शुरू हो जाता था जो रात तक जारी रहता था। तो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। लेट्स सी इसहाक डार साहब इस सोसाइटी में क्या चेंज करते हैं। एक बहुत अहम खबर, शहबाज शरीफ साहब यूनाइटेड नेशन गए, उन्होंने वहाँ पर वज़ीरों की एक मुशीरों की एक साथ, जैसे हमारे यहाँ अखबारों में लिखा होता है, एक तवील कतार गई और बड़े अच्छे होटलों में रहे, खाने पीने, ये मीटिंग सब कुछ होता रहा। और उस पर मुकम्मल तौर पर जितना ख़र्चा आया शहबाज शरीफ और उनके वफ़द का, और उसमें वो लंदन भी गए, तो वो तकरीबन $65,000 आया था। $65,000 पाकिस्तान के ख़जाने के लिए बहुत बड़ी रकम है। तो वो जो मैंने जिस वीलॉग का जिक्र किया टॉक शॉक का, उसके अंदर ये बताया गया, ये ₹65,000 शहबाज शरीफ ने अपने और अपने वफ़द के सफ़र के अखराजात अपनी जेब से अदा किए। साथ साथ ये भी बताया गया कि शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे तब भी वो ये अपने फ़ॉरेन 2 विज़िट्स का अखराजात अपने जेब से अदा करते थे। इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने तो सबसे पहले इन्होंने शोर मचाया कि वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात नवाज़ शरीफ ने पता नहीं कितने पहुंचा दिए, और फिर आपने देखा कि वो गाड़ियां बेच दी, भैंसें बेच दी, और उसके ज़रिए कौमी ख़जाने को पूरा करने की कोशिश की जा रही थी। और ये इमरान खान साहब को बड़ी हैरत हुई जब उनको पता चला कि नवाज़ शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे वो वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात अपनी जेब से अदा करते थे, उनके मुलाजमों को अपनी तनख्वाहें देते थे, जब कोई मेहमान आता था तो उसके खाने पीने का इंतज़ाम जेब से किया करते थे।
तो ये इन लोगों की अमानत का, दयानत का ये आलम है। और आप इस बात पर सोचिए कि इस मीडिया ने, इस मुल्क ने इन लोगों के साथ क्या सलूक किया है, इन्हें क्या बनाकर पेश किया, इन्हें एक ऐसा मॉन्स्टर बनाकर पेश किया है कि जो पैसे नज़र आते ही उस पर झपट पड़ता है। और वो मॉन्स्टर कोई और है, और वही शख्स इल्ज़ाम लगाता रहा है कि ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात, बैरूनी दौरे और ये वो, और इमरान खान साहब ने जो लुट मचाई है इस दौर में, उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। वो इंतहाई तबाहकुन, मतलब बनी गाला इस्लामाबाद में अगर आप रहते हैं 15 मिनट की ड्राइव है वज़ीर आज़म हाउस के साथ, और आप वज़ीर आज़म हैं तो आपको ट्रैफिक का भी सामना नहीं करना पड़ता, शायद 11-12 मिनट में ही पहुंच जाते हो। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया और ये तक बयान दिया कि हेलीकॉप्टर जो है 55 रुपये लीटर में चलता है। और फिर जो अयाशियाँ होती रहीं, अभी वो जैसे ऑडियो लीक्स का ज़माना है, खुदा ना करे कि इस ज़माने में जो वज़ीर आज़म हाउस के 4th फ्लोर पे जो कुछ होता रहा है उसकी वीडियो लीक हों, इसलिए कि मुझे बहुत शर्म आएगी। इसकी वज़ीर आज़म हाउस का पाकिस्तानी कौम का रहनुमा है, कोई शख्स, कोई भी है, कोई तक़द्दुस है उस जगह का, कोई एहतराम है, कोई डेकोरम है। जो कुछ वहाँ पर हुआ है वो इस काबिल भी नहीं है कि उसको ज़िक्र किया जाए। फिर इमरान खान साहब को जब अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग हो जाती है, फिर उन्होंने अपनी जगह तब्दील भी कर ली, लेकिन अखराजात उसी तरह शाही चलते रहे, दोस्त भी फ़ायदा उठाते रहे और पूरे अल्ले तल्ले के साथ वो रहे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दौरान वो उन लोगों पर इल्ज़ाम लगाते रहे जो अपनी जेब से अपने फॉरेन विजिट्स का ख़र्चा उठाते रहे, जो वज़ीर आज़म हाउस का ख़र्चा अपनी जेब से उठाते रहे। उन लोगों को इस माशरे ने, इस मीडिया ने सबसे बड़ा करप्ट साबित किया, और जो सबसे बड़ा करप्ट है उसकी ज़िम्मेदारी जो लोग शरीफ थे जिन्होंने पैसा नहीं खाया उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना रह गया। इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने और प्रिंट मीडिया ने और सोशल मीडिया ने इस पूरी सोसाइटी के जहनों को हाईजैक किया, उनको हिप्नोटाइज़ किया, और अब उनके सामने उनको सिवाय एक बात के कोई बात समझ ही नहीं आती। उनके दिमाग छोटे हो गए हैं, उनके सरों पर आहनी खौद चढ़ा दिए गए हैं, और वो इससे ज़्यादा बात सुनने के जो है ना वो समझने के काबिल ही नहीं रहे। अब कोई दलील नहीं काम आ सकती, इसलिए कि इस सोसाइटी को ही एक मुतशद्दिद सोसाइटी बना दी है। कल जो वाक़या मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ हुआ वो इंतहाई तकलीफ़ दे वाक़या था। अब उन लोगों के अपने क्या हालात होंगे, लेकिन इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया होगा। उनके माँ बाप ने कहाँ से पैसे कमाए होंगे। वो इल्ज़ामात लगा रहे थे कि ये बड़े होटलों में रहते हैं और इसके ख़र्चे हुकूमत पाकिस्तान को पड़ते हैं। तो इस खबर के बाद उन लोगों को जो इस तरह के एहतजाज करते हैं उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। आखिरी बात, वो टेरियन वाइट के हवाले से इमरान खान के ऊपर जो मुकदमा कायम किया, साजिद साहब इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने किया। हम हमेशा ये बात करते रहे कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप वज़ीर आज़म रहे हैं और आप दूसरों को हर मामले में झूठा, खाइन और पता नहीं कुछ कहते रहे हैं, और इस पोस्ट का डेकोरम ये है कि आपकी ज़ात के ऊपर भी सवाल हो सकता है। कैलिफोर्निया की अदालत में इमरान खान साहब को जो है वो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज हुआ है, और उन्होंने ये सबूत भी दे दिया है। जमाइमा खान ने वो उस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया, जो कि बहुत अज़मत की बात है जमाइमा खान की तरफ से, और उसको भाइयों के साथ रखा हुआ है, इमरान खान के जो साहबजादे हैं, और जिस पे जमाइमा खान को बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए। और अब बात आ गई है वो जो हमेशा हमारी सियासत में रहती है, अगर ये बात मज़ीद फैली तो क्या इमरान खान साहब 62-63 और सादिक और अमीन रह सकेंगे? माजी में तो ज़रा सी बात के ऊपर 62-63 लग जाया करती थी। ये बहुत बड़ा केस है और ये ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक है, लेकिन लीडर की कोई ज़ाती ज़िंदगी नहीं होती, उसके बारे में हर कोई सवाल कर सकता है। तो टेरियन वाइट का मामला अब उठा है, और ये जो इस तरह की दरख्वास्तें अदालतों में जाती हैं ये बिला वजह नहीं जाती, इसके पीछे कोई ना कोई
लॉजिक होती है। इमरान खान साहब ने जिस तरह अपने आप को सादिक और अमीन अदालतों से डिक्लेयर कराया, अगर इस केस में फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ हो जाता है तो ये मुल्की तौर पर तो उनके लिए बदनामी का सबब बनेगा, इंसानी बुनियादों पर भी ये बहुत तकलीफ़देह बात है कि एक बेटी जो आपकी बेटी है, आपने वो बच्ची जवान हो गई है, उसको अभी तक अपना नाम नहीं दिया, उसको तस्लीम नहीं किया, पब्लिकली उसके साथ कोई तस्वीर नहीं बनाई, उसकी बर्थडे पर आप शरीक नहीं रहे, उसकी खुशियों में आप शरीक नहीं रहे, उसको बाप का प्यार नहीं दिया। तो ये इंसानी बुनियादों पर उस बच्ची के साथ कितनी ज़्यादती है और उस बच्ची के साथ खान साहब ने कितना जुल्म किया है। लेकिन जब आप तहरीक इंसाफ वालों से इस हवाले से बात करें, वो कहते हैं कि जी नहीं जी, ज़ाती ज़िंदगी का मामला है। और अगर कोई बात मरीम नवाज़ के हवाले से, शहनवाज शरीफ के हवाले से, आसिफ ज़रदारी के हवाले से कोई बात निकल जाए, चाहे वो कितनी ही रकीक और रज़ील किस्म की बात ना हो, फिर इन्हें ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बातें याद नहीं रहती। मैं इस केस के हवाले से बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इस मौके पे, जबकि इमरान खान साहब अब वज़ीर आज़म नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट से भी वो पंगा ले चुके हुए हैं, तो इस मौके पे ये दरख्वास्त दायर कराना और अदालतों में जाना, इसके पीछे बहुत कुछ मानी है जिसकी समझ हमें कुछ दिनों तक आएगी। फिलवक्त के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।